Hello students, welcome to Bela Spoken and Competitive English. So students, हम लोग स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत एक वाक्य से करते हैं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक पे लिखिए। If you say I can, that means you can. If you say I can't, that means you never. So स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इस वाक्य को समझते हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, परंतु आप शुरू में यदि आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो आप इसे फिर कभी भी नहीं कर सकते। तो हम स्पोकन इंग्लिश शुरू करने से पहले अपने मन में इस बात को याद करें, इस बात को मन में रखें कि आप कर सकते हैं तो निश्चय ही आप कर पाएंगे। तो हम अपने स्पोकन क्लास का शुरुआत जैसे बच्चे अल्फ़ाबेट से करते हैं, हम भी अल्फ़ाबेट से करेंगे, परंतु हमारे अल्फ़ाबेट सीखने का तरीका उन बच्चों से थोड़ा अलग होगा। तो पहले हम लिखते हैं, इस वाक्य को मैं मिटा देता हूं, आपने शायद लिख लिया होगा। अल्फ़ाबेट्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। हम देखते हैं हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सो फर्स्ट हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने पढ़ा है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। फिर हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ वावेल्स, और ये भी अच्छी तरह से आप जानते हैं इनकी संख्या 5 होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे A, E, I, O और U। फिर हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और ये भी मालूम है आपको कि इनकी संख्या 21 होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं क्या है ये वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। हम हिंदी व्याकरण में वावल्स को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। तो ये वावल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है? वावल्स, जिसको हम हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं, स्वर मतलब आवाज़ होता है, तो स्वर का अपना स्वतंत्र आवाज़ होता है और ये स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट्स का अपना खुद का आवाज़ नहीं होता है, ये हमेशा स्वरों की मदद से उच्चारित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्वर और व्यंजन, वावल और कॉन्सोनेंट्स की क्या भूमिका है। जब तक हम ये 5 वावल, संख्या में बहुत कम है, परंतु जब तक ये 5 वावल्स को ये 21 कॉन्सोनेंट्स के अंदर नहीं मिलाते हैं या उसके उस शब्द के बीच में नहीं आता है, तब तक शब्दों का निर्माण नहीं होता है। और शब्द का निर्माण नहीं होगा तो कोई वाक्य नहीं बनेंगे, और वाक्य ही नहीं होगा तो हम कोई वाक्य नहीं बोल सकते। तो ये रही हमारी संक्षिप्त वर्णमालाओं के बारे में परिचय। फिर हम देखते हैं हमारी अन्य जानकारी, टोटल नंबर्स ऑफ साउंड्स। और ये साउंड्स को लेकर के थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग इसे 44 और कुछ इसे 45 मानते हैं। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया में 2 अंग्रेजी बोली जाती है, और एक को कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरे को कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश। तो जैसा हमें मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया के अधिकतर भागों में अपना शासन किया और
इस ब्रिटिश इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी दफ्तरों की भाषा बनाया, परंतु अमेरिका अपने उन्नति के कारण जाना जाता है और इस कारण से अमेरिका की अंग्रेजी भी स्वीकार्य है। और इन्हीं कारणों से शायद ये अंतर हो सकता है कि कुछ इसे 44 और उससे कुछ इसे 45 मानते हैं। परंतु हमें जानना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउंड्स क्या है आखिर। साउंड्स को हम लोग हिंदी व्याकरण में ध्वनि कहते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की तुलना में अंग्रेजी भाषाओं की ध्वनियाँ बहुत ही सीमित हैं, जबकि हिंदी में ध्वनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हम इस सारी परिचय से हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारी अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा से बहुत ही सरल है। कहने का मतलब अगर मैं तुलना करूं, जैसे कि हमारे हिंदी में इन अल्फ़ाबेट या वर्णमालाओं की संख्या हम करीब 52 मानते हैं, जबकि यहाँ 26। तो अगर हम यहाँ पर अंतर निकालें तो हमारी हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से 2 गुनी ज़्यादा कठिन है। परंतु हमें अंग्रेजी ज़्यादा कठिन लगती है और हिंदी सरल लगती है। उसका कारण है कि हम 24 घंटे उस हिंदी परिवेश में रहते हैं, जबकि अंग्रेजी का वातावरण हमें यहाँ तक कि स्कूल में भी नहीं मिल पाता। तो हम अब आते हैं इसके अलावा हिंदी व्यंजनों या हिंदी वर्तनी को अंग्रेजी में लिखने की विधि या आप इसे रीति भी कह सकते हैं। हिंदी व्यंजनों या हिंदी वर्तनी को अंग्रेजी में लिखने की विधि या रीति। तो हम पहले आते हैं अपने हिंदी व्यंजनों हिंदी वर्णमालाओं की तरफ, हिंदी वर्तनी की तरफ। जैसे हमारा हिंदी वर्तनी शुरू होता है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलव्य स, पेट कटा सा, दंत सा, अहा, अक्षा, त्र, ज्ञा, अड़ा, अढ़ा। तो हम लिखते हैं। अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम का के लिए जनरली के का प्रयोग करते हैं, और खा के लिए के एच, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, अंगा के लिए एन जी, चा के लिए सी एच, छा के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे, झा के लिए झा आप नई रीति से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट्स ये लिखना पसंद करते हैं, परंतु ये झा भी लिखा जा सकता है। और हम इस झा के लिए लिखते हैं जे एच। यहाँ के लिए हम लोग एन और वाई का मिश्रण लेते हैं। टा के लिए टी लिखते हैं, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच। अना की साउंड अंग्रेजी में नहीं है, हम एन से काम चला लेते हैं। ता के लिए हम लोग टी लिखते हैं, था के लिए टी एच, दा के लिए भी हम लोग डी का ही प्रयोग करते हैं, और धा के लिए भी हम डी एच, और ना के लिए एन, पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, बा के लिए बी, भा के लिए बी एच, मा के लिए एम, और या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए हम लोग डब्ल्यू भी लेते हैं और परिस्थिति के अनुसार वी का भी प्रयोग करते हैं। और ये शा के लिए यानी कि तलव्य शा के लिए एस एच का प्रयोग करते हैं।
और ये पेट कटा सा, जो कि अंग्रेजी में इसका साउंड नहीं है, हम इसका भी हम जनरली SH से ही काम चलाते हैं। और ये सा जिसको कि दंत सा कहा जाता है, हम इसको S से लिखते हैं। और ह के लिए H, और अच्छा के लिए KSH, त्रा के लिए TR, ज्ञा के लिए GY, अड़ा के लिए हम लोग R का प्रयोग करते हैं क्योंकि अड़ा की साउंड अंग्रेजी में नहीं है, या तो हम परिस्थिति के अनुसार D से भी हम काम चलाते हैं। और ये अड़ा के लिए हम लोग लिखते हैं RH। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम कुछ सा के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सा के 3 प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम पहला सा हम यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है SH, जिसको कि हम हिंदी में जिस सा को कहते हैं तलविया सा। फिर हमने यहाँ पे लिखा है पेट कटा से के लिए SH, और ये दंत सा के लिए हमने सिर्फ लिखा है S। तो हम इतना जानने के बाद हम ऊपर के भाग हम मिटा देते हैं, आपने शायद लिख लिया होगा। और फिर हम देखते हैं इन तीनों सा में क्या अंतर है। कहने के मतलब यहाँ पे शा पेट कटा सा और ये दंत सा के प्रकार या इन सभी में अंतर। पहले हम आते हैं इस सा के ऊपर, और ये सा शायद आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा होगा, क्योंकि आपको बचपन में सा के बारे में या तो आपके नर्सरी या KG1 KG2 क्लास में शिक्षक ने आपको शक्कर का सा या सलजम का सा पढ़ाया होगा, परंतु ये हिंदी साहित्य का असली नाम नहीं है। सिर्फ आपको ये पढ़ाने की एक विधि या आपको एक रुचिकर बनाने के लिए सलजम का सा या शक्कर का सा कहा जाता है। इसका असली नाम है तलव्या शा। हम जानते हैं ये तलव्या क्या है, ये किस चीज़ को तलव्या कहा जाता है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे तालु, जो कि हमारे मुंह का ऊपर वाला भाग, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं अपर जॉ, अपर जॉ। तो ये तलव्या सा। तो तलव्या सा का उच्चारण करने के लिए हमको जीभ को तालु की तरफ लेना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं, जैसे आप शक्कर बोलते हैं, तो ये शक्कर बोलने के लिए हमें जीभ को मोड़ करके तालु से टकराना पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरा सा जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, साथ में ऑलरेडी मैंने एक बार पहले भी लिखा है SH, और इसको भी हम लोग SH ही लिखते हैं। और इस सा को हम लोग पेट कटा शा का नाम देते हैं। और ये भी शायद आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने इस सा के बारे में निचली कक्षाओं में पढ़ा है षटकोण का सा। तो ये आपको एक पढ़ाने का तरीका है, इसका हिंदी साहित्य में असली नाम ऐसा नहीं है। तो ये पेट कटा सा, परंतु ये मैं भी बता नहीं पाऊँगा कि ये पेट कटा सा नाम क्यों दिया गया। तो हम यहाँ पे इसके उच्चारण से हम समझते हैं। हम जैसे कि उदाहरण के स्वरूप लेते हैं, जैसे आप कहते हैं धनुष, या तो आप कहते हैं मनुष्य। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। या तो आप ले सकते हैं पुरुष। तो ये आवाज़ आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य, धनुष, माइनर मिस्टेक हमने किया यहाँ पे। तो हिंदी इस प्रकार से हम धनुष लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य, पुरुष। तो हम यहाँ पे विराम देना चाहते हैं सा के पास, परंतु ये आगे बढ़ते ही जाता है, एकदम नहीं रुकता। ये कहने का मतलब ये, जैसे आप रोड में साइकिल चलाते हैं, आप ब्रेक मारते हैं और देखते हैं कि सामने में कोई खतरा देखने के कारण आपने ब्रेक मारा, फिर भी आपका चक्का एक काला कलर छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उस प्रकार की साउंड जिससे कि हम कहते हैं धनुष, मनुष्य, पुरुष। तो ये सा, ये ऊपर वाले सा से अलग है।
चलिए हम आते हैं फिर हम तीसरे सा पर, और ये तीसरा सा है दंत सा, जिसको कि हम लोग सिर्फ एस लिखते हैं अंग्रेजी में। और इस सा को जैसे मैंने अभी भी कहा, ये है दंत सा। और दंत आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं दांत। और दांत का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप एक दांत की बात करें तो जिसको हम लोग टूथ कहते हैं, परंतु बहुवचन अगर आ जाता है तो ये टीथ कहलाता है। तो इस सा के उच्चारण में हमें कोई विशेष शक्ति या ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारे मुंह में हमारा जीभ हमेशा नीचे के दांत के पास में रहता है, और हमें उच्चारण करने की अगर बारी आती है तो हम जीभ उस दांत के पास होने के बावजूद भी तालू की तरफ लिए बगैर हम आराम से इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं, मान लिया किसी लड़की का नाम सरिता है, तो ये सरिता, ये सा बोलने के लिए हमें कोई ज़्यादा जीभ को इधर इधर मरोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है और आराम से हम उच्चारित कर लेते हैं। इसी प्रकार मान लिया हम कहते हैं सरोज, तब ये बहुत सरल तरीके से उच्चारित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही हमारी संक्षिप्त सा के प्रकार के बारे में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फा के प्रकार। जैसे कि हमने लिखा है आपको, पीएच को भी हम फा पढ़ते हैं और एफ को भी हम फा पढ़ते हैं। तो ये दोनों में फिर क्या अंतर है? पीएच, इसको भी हम फा पढ़ते हैं, और ये फा को अगर हम ऊपर वाले से तुलना करें तो हम इसको एक प्रकार से दंत फा जैसे हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि दंत सा दिया, कहने का मतलब अगर आप फ़ोन का उच्चारण करते हैं तो ये फ़ोन आराम से उच्चारित की जा सकती है, कोई जीभ को इधर इधर मरोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु अगर हम इस फा वाले, सॉरी एफ वाले फा का उच्चारण करते हैं, हालांकि हम हिंदी में इसे भी फा ही कहते हैं, परंतु अंग्रेजी में अगर आप उच्चारित करते हैं फॉरेस्ट, तो जीभ को मोड़ना पड़ता है, तालू से टकराना पड़ता है। इसी प्रकार से आप बोलते हैं फादर, तो भी हमें जीभ को मोड़ना पड़ता है, और इस तरह से फादर शब्द उच्चारित किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही कुछ वर्तनियों के या तो वर्तनी या वर्णमालाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा सिलेबस थोड़ा कठिन होते जाएगा, और ये पढ़ाने के जो तरीके अंग्रेजी में जो कहते हैं इजी टू डिफ़िकल्ट, सरलता से कठिनाई की ओर, उस नियम का पालन करते हुए मैंने बहुत ही छोटा अंश आज लिया है। परंतु जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सिलेबस वो भी कठिन होती जाएगी, परंतु पढ़ाने की विधि के कारण आप सरलता महसूस करेंगे। सो टुडे वी कंक्लूड आवर लेसन हियर। Thank you very much for watching. See you in next video. Till then, goodbye to everyone.